नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 पे। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो थंबनेल मैंने लगा रखा है कि आरएएस मेंस की जो कॉपीज है वो कैसे चेक होती हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो हर साल आरएएस की तैयारी करते हैं या करने का मन बनाते हैं या करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अगर अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो आपको पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या होती है, कितने चरण होते हैं एग्ज़ाम में, सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है एग्ज़ाम का वो कौन सा होता है, और किस तरह से हम आप युद्ध के मैदान में अगर जा रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका सामना वहाँ किन किन चीज़ों से होने वाला है, क्या क्या आपके पास हथियार होने चाहिए और उन हथियारों को आपको किस तरह से यूज़ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये जो क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं ये जो क्लास है इसमें आपको, चूँकि अभी तक केवल 2021 तक की जो कॉपियाँ हैं, चेक्ड कॉपी जो आरपीएससी हमें जब आरटीआई डालते हैं तो वो देती है, तो 2021 की कॉपियाँ अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको पता है 2023 के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो 2023 के जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएंगे तब है 2023 की कॉपियाँ आना भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी जो कॉपियाँ मौजूद हैं उनके आधार पे हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं कि किस तरह से आरपीएससी कॉपियाँ चेक करती है, क्या करने पे नंबर मिलते हैं, क्या करने पे नंबर नहीं मिलते हैं, 10 नंबर के सवाल में कितने नंबर मिलते हैं, मतलब बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। और ये इस क्रम में ये जो श्रृंखला मैंने शुरू की है, आरएएस मेंस कॉपीज मिथ वर्सेज रियलिटी, ये जो सीरीज है इसका ये पहला वीडियो है आपके सामने। और हम लोग आपके लिए इसमें कम से कम 4 से 5 वीडियो लगने वाले हैं, लेकिन हम आपको एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से कॉपी चेक होती हैं। यहाँ पे हम जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ दिखाऊंगा मैं आपको, टॉपर्स कैसे आंसर्स लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीखनी चाहिए, क्या क्या गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं जो हमें आगे जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें नहीं करनी है। तो अगर आप लोग आरएएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं, या आप आरएएस की तैयारी शुरू करने का मन बना चुके हैं, या आप 2-4 बार आरएएस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अब मैं कौन हूँ और मैं कैसे हिम्मत कर रहा हूँ इतने बड़े टॉपिक को आपके सामने लेकर के आने की। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मेरा नाम विजय यादव है, भारतीय वायुसेना में 20 साल सर्विस करके आया हूँ। और पिछले आरएएस के जो 6 मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं, हर मेंस का एग्ज़ाम मैंने दिया है, यानी कि 2013, 2016, 2018, 2021, 2023 और ये 2024 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2025 में जिसका मेंस हुआ है, जिसका अभी रिजल्ट आने वाला है, वो एग्ज़ाम भी मैंने दोस्तों दिया है। तो ये चीज़ें हैं आपको मैं, देखो ये जो आप कॉपी देख रहे हैं ये जिसकी रैंक 1 आई थी, आपको पता है 2021 में रैंक 1 किसकी आई थी? 2021 में रैंक 1 आई थी मुक्ता राव जी की। इनकी मार्कशीट देख सकते हैं आप, पहले पेपर में उनको कितने नंबर मिले, दूसरे पेपर में उनको कितने नंबर मिले, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से। एक एक चीज़ पे बात करेंगे। देखो इनके नंबर 101, 107, 102 और 138। चौथे नंबर में कितने नंबर मिले इनको? 138। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। आप ये देखो कि जो कट ऑफ है वो सीधे, आप सोचो कट ऑफ हमेशा रहती थी आपकी, जैसे 2013 की बात करो तो 350 नंबर कट ऑफ थी, उसके बाद फिर 310 हुई, फिर 327 के लगभग हुई, फिर 342 के लगभग हुई, और अब एकदम से जो है कट ऑफ इस पिछले बार कितने पहुंच गई? 261। कितनी पहुंच गई दोस्तों? 261। तो ऐसा क्या हुआ? या तो इंटेलिजेंट बच्चे राजस्थान से पलायन कर गए, इतना कट ऑफ कैसे कम हो गया एकदम से? तो एक्चुअली क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जो आपकी एग्ज़ाम होती है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होती है, तो ये जो मार्क्स होते हैं ना ये भी सब्जेक्टिव होते हैं। अगर उन्होंने एक फिक्स कर लिया कि 10 नंबर के सवाल, आपको पहले मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ उसके बाद हम लोग इसकी कहानी को शुरू करेंगे। ये फ़ोटो मैं आपके लिए और लेकर के आया हूँ। बता दूँ, ये जो है ये हमारे 2021 के टॉपर हैं, ये 2018 के टॉपर हैं, ये 2016 के टॉपर हैं, ये 2013 के टॉपर हैं और ये 2012 की टॉपर हैं।
तो टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स कैसे कॉपियों में आंसर्स लिखते हैं, सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा है। मेरा नाम विजय यादव है। मैं पब्लिक एड, हिस्ट्री और अभी हिंदी से एमए कर रहा हूँ, इन दो से कर चुका हूँ, और हिस्ट्री से मेरा नेट भी क्लियर है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में था मैं 2005 से। मार्च 2025 में क्या हो गया, मैं रिटायर हो गया। और ये आप देख सकते हैं 2013, 2016, 2018, 2021 में मैंने इंटरव्यू भी दिया था। 2023 में अभी मेंस दिया मैंने, उसमें मेरा नहीं हुआ, उसमें मेरे 257 नंबर आए। कट ऑफ कितना था, 261। और अभी 2024 का जो है रिजल्ट क्या है दोस्तों, अवेटेड है। रिजल्ट क्या है, अवेटेड है। आप सभी का भी रिजल्ट अवेटेड होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक बात क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें तो जानते होंगे कि हमारे आरएस के एग्ज़ाम में 3 फेज़ होते हैं। फिर भी आपको बता दूं, मान लो आपने बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आपके 3 फेज़ होते हैं। इसमें आरएस के एग्ज़ाम में कितने फेज़ होते हैं, 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है आपका प्रीलिम्स। पहला फेज़ क्या होता है, प्रीलिम्स होता है। जो सेकंड फेज़ होता है वो क्या होता है, मेंस। अब इसका नाम ही मेंस है, इसका नाम क्या है, मेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही मेन एग्ज़ाम है। यानी कि जो सारा आपका जो परिणाम है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके मेंस पे डिपेंड करता है। और लास्ट जो आपका थर्ड फेज होता है दोस्तों, वो होता है इंटरव्यू। वो क्या होता है, इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार। प्रीलिम्स आपका 200 मार्क्स का होता है। कट ऑफ आपको पता है अलग अलग रहती है। इस बार कट ऑफ 71 के लगभग गई थी। मेंस ये 800 नंबर का होता है। और केवल मेंस के ही नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में जुड़ते हैं 800 में से। प्रीलिम्स के नंबर आप केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके नंबर आपके नहीं जुड़ते हैं। और इंटरव्यू आपका होता है दोस्तों 100 नंबर का, यानी कि 800 ये और 100 ये, टोटल 900 नंबर में से जितने नंबर लाते हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। जो टॉप में होते हैं उनको एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, तहसीलदार हो गया, इस तरह की अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती हैं। और उसके बाद में बहुत सारी स्टेट सर्विस और अलाइड सर्विसेज मिलते हैं। उसके बारे में हम जब रिजल्ट आ जाएगा अभी 2023 का, उसके बाद में हम लोग कभी बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम मुद्दे पे कि ये जो वीडियो लेके आने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आप आज मार्केट में बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं आरएस की मेंस की कॉपी कैसे चेक होती है इसको लेकर के। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। तो सम मिथ्स अबाउट कॉपी चेकिंग, कॉपी चेकिंग के बारे में क्या क्या मिथ्स लोगों के दिमाग में है या क्या क्या भ्रम लोगों ने पाल रखे हैं, उन भ्रम की बात करते हैं। देखो, पूरा का पूरा लक है भाई। लोग क्या बोलते हैं कि चाहे कुछ भी लिख दो, कुछ भी मत लिखो, पूरा का पूरा लक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, और किस्मत अच्छी नहीं है तो सेलेक्ट नहीं होगे। तो ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात सही नहीं है। नो डाउट कि आपकी किस्मत मायने रखती है, लेकिन केवल और केवल किस्मत के भरोसे आप आरएस एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। तो केवल और केवल लक है नहीं, हाँ कुछ परसेंट जो है वो लक काम करता है। एक ही सवाल को 2 लोगों ने लिखा, एक आदमी ने अच्छा लिखा, एक आदमी ने थोड़ा सा कम अच्छा लिखा, लेकिन कभी कभी क्या होता है उनके नंबरों में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि लक पे डिपेंड करता है। तो ये वाली बात तो जो है मिथ है एक तरीके से। आंसर कोई पढ़ता ही नहीं है यार, एक ये भी मिथ चलता है। एक मिथ क्या चलता है, अरे कोई नहीं पढ़ता भाई। तो वो चीज़ें होती है यूनिवर्सिटी की जो कॉपियाँ चेक होती है उसमें, कि कोई आपका आंसर पढ़ ही नहीं रहा है, बस चेक किया, हाँ हाँ पन्ना पूरा भर दिया, 10 में से इसको दे दो नंबर 4। ऐसा नहीं होता है। इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, और जिन भी प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है कॉपी चेकिंग के लिए, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको कैसे कॉपी चेक करनी है, क्या चीज़ें देखनी है। इवन हो सकता है उनको कीवर्ड्स के लिए मतलब कुछ आंसर्स का मॉडल आंसर्स भी दिए जाते होंगे। ऐसा हम लोग क्या है अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम केवल अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद उनको कुछ कीवर्ड्स देते होंगे कि ये कीवर्ड्स आप ढूंढिए, अगर आपको उत्तर में मिलते हैं तो आप इतने नंबर दे सकते हैं। लेकिन नो डाउट गाइडेंस ज़रूर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक टीचर 10 में से 8 नंबर दे देगा और एक टीचर 10 में से 2 ही नंबर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, उस क्राइटेरिया के आधार पर आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं। तो ये भी ऐसा नहीं है कि आंसर कोई पढ़ता नहीं है। आप एक चीज़ सोचो यार, एक आदमी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसके सामने आपके आंसर से पहले 100, 200, 500 आंसर्स वो पढ़ चुका है। उसको पता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने तो अच्छा लिखा होगा, कुछ लोगों ने सही लिखा होगा। तो आपका कंपैरिजन उन लोगों से होता है और उसी के आधार पे आपको नंबर
मिलते हैं। तो ऐसा है, अंधेरे में कॉपियाँ चेक नहीं होती है, निर्वात में कॉपियाँ चेक नहीं होती है। आपसे पहले भी बहुत सारी कॉपियाँ चेक होंगी और आपके बाद भी बहुत सारी कॉपियाँ चेक होंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। प्राइवेट प्रोफेसर कॉपियाँ चेक करते हैं। ठीक है, एक ये भी मिथ होता है कि भाई साहब ये तो प्राइवेट संस्थाओं से कॉपियाँ चेक कराते हैं, इसलिए सब तरह की धांधली है, ये है वो है। नहीं है भाई, जिसका सिलेक्शन होता है ना, उसको तो ये लगता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा फेयर कुछ है ही नहीं, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है उसको लगता है कि इससे भ्रष्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरी धांधली चलती है, सब पैसा चलता है और कुछ नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई, कोई सी भी चीज़ है वो सच नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी देख रहे हैं, बहुत सारे केस हमने देखे। अभी आपको पता है जो एसआई भर्ती है उसको लेकर के कितना मामला गरमाया हुआ है ना। उस भर्ती को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अभी मामला कहाँ चला गया है? सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो इसका मतलब गड़बड़ी तो होती है, लेकिन गड़बड़ी किस स्तर पे होती है उस पर डिपेंड करता है। तो देखो, कॉपियाँ चाहे आपका प्राइवेट प्रोफेसर चेक करे, चाहे आपका सरकारी प्रोफेसर चेक करे, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी निश्चित की जाती है, और वो दे आर लाइबल टू द थिंग्स दे आर डूइंग। मतलब कि वो उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है जो आपके साथ कर रहे हैं। अगर आपको 10 नंबर का सवाल है, आपने अच्छा आंसर लिखा है, वो उसमें आपको 0 नहीं देंगे, कोई भी नहीं देता, क्योंकि आपसे पर्सनली किसी की दुश्मनी नहीं है। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपकी कॉपी कौन चेक करेगा। आपका सब्जेक्ट का प्रोफेसर ही कॉपी चेक, ये आप मान लो। तो उसको हम मान के चलते हैं कि हमारे से ज़्यादा नॉलेज होता होगा, क्योंकि इतने साल से वो सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसके सामने आंसर की भी रखी है, वो 100-200 आंसर पहले पढ़ भी चुका है। तो इसका मतलब क्या है? वो न्याय करेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, जब तक कि उसकी किसी से पर्सनल ग्रीवेंसेज नहीं है। और पर्सनल ग्रीवेंसेज का कोई सवाल इसलिए नहीं उठता कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो किसकी कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला एक और मिथ क्या है कि पूरी कॉपी एक ही प्रोफेसर चेक करता है। एक ये भी मिथ है। तो अभी एक्चुअली एक ये मिथ है और एक नीचे, आप इन दोनों पॉइंट्स को देखो एक बार। पूरी कॉपी एक ही प्रोफेसर चेक करता है, एक तो ये मिथ चल रहा है मार्केट में, और एक प्रोफेसर एक सवाल चेक करता है। यानी ये दो भयंकर चीज़ें हैं जो आजकल मार्केट में खूब ज़्यादा गर्म है, कि एक एक आदमी एक ही सवाल चेक कर रहा है, और एक मिथ है कि पूरी कॉपी एक ही आदमी चेक कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा पर्सनली। अब एक्चुअल में क्या होता है ये तो ऊपर वाला जानता है या आरपीएससी जानती है। अब देखो, एक आपको पता है पेपर, जैसे 4 पेपर होते हैं मेंस के। पहले पेपर में हिस्ट्री होती है, उसके बाद में आपकी इकोनॉमिक्स होती है, उसके बाद में आपका सोशलॉजी होता है, उसके बाद में आपका मैनेजमेंट होता है, और उसके बाद में आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होता है। पहले पेपर में चीज़ें होती हैं। अब आप खुद सोचो यार कि जो हिस्ट्री का जो प्रोफेसर है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग चेक कर सकता है क्या? या वो मैनेजमेंट चेक कर सकता है क्या? नहीं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पूरी कॉपी एक ही आदमी चेक कर रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी में करते हैं शुरू से लास्ट तक, और उसने नंबर दे दिया और वो आपको मिल गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अब दूसरी बात कि एक प्रोफेसर एक ही सवाल चेक करता है, तो आप ये चीज़ भी थोड़ी एक्सट्रीम हो गई। हो सकता है ऐसा होता होगा, क्योंकि मार्केट में ये पिछले बार जब रिजल्ट आया 2023 का, उससे पहले ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में थी कि एक टीचर को एक ही सवाल दिया गया, इसलिए क्या है कट ऑफ इतनी नीचे चली गई। हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो और हो सकता है सच्चाई ना हो। मेरा जो अंदाज़ा कहता है, मेरा जो अनुभव कहता है, पिछले 10-12 साल से इस एग्ज़ाम से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ हूँ, कि एक पोर्शन जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, मुझे लगता है कि राजस्थान हिस्ट्री एक आदमी, एक ही सिंगल प्रोफेसर चेक करता होगा एक बच्चे का। और कायदा भी यही कहता है कि राजस्थान हिस्ट्री एक बंदा चेक करे, इंडियन हिस्ट्री एक बंदा चेक करे, और वर्ल्ड हिस्ट्री एक तीसरा प्रोफेसर चेक करे। नियम ये, मतलब नियम तो पता नहीं क्या कहता है, लेकिन कायदा ये कहता है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में राजस्थान की इकोनॉमिक्स को एक टीचर चेक करे, इंडियन इकोनॉमिक्स कोई और टीचर चेक करे। ऐसे ही मैनेजमेंट की अलग प्रोफेसर होना चाहिए, अकाउंटिंग ऑडिटिंग का अलग प्रोफेसर होना चाहिए। ये नियम, मतलब ये हमारे को ऐसा अनुभव, ऐसे लगता है कि ऐसा होता होगा। तो दोनों ही चीज़ें क्या है ना, एक्सट्रीम वाली बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग अपनाती होगी आरपीएससी, मुझे ऐसा लगता है। चलो, एक ये बात हो गई। तो ये भी एक मिथ है, दोनों ही मिथ है एक्चुअली। तीसरी, राजस्थान के बाहर के प्रोफेसर चेक करते हैं। अब आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ, शायद ये 2011 या 10 या 12 के मेंस के टाइम में ऐसा सुना गया था कि उस समय जो तात्कालिक आरपीएससी के चेयरमैन थे
वो एक पिकअप के अंदर पूरी कॉपियाँ भर के ले गए थे और दूसरे स्टेट में लेकर के गए थे कॉपियाँ, और वहाँ से चेक करवा के लाए थे कि ताकि पूरी ईमानदारी से कॉपियाँ चेक हो। ऐसा काफ़ी बार सुना, काफ़ी पता चला, काफ़ी ईमानदार रहे। और नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पे, कौन थे कौन नहीं थे। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी कॉपी कौन चेक कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं कि आपकी कॉपी कोई एक सीनियर प्रोफेसर होगा वही चेक करेगा, और आपसे पर्सनली उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। तो ऐसा होने के चांस बहुत कम है कि आपको नंबर नहीं देगा केवल, बाकी सबको दे देगा। हाँ, सभी को कम दे रहा है तो आपको भी कम देगा, और सभी को बहुत ज़्यादा नंबर दे रहा है और आपको बिल्कुल नंबर नहीं दे रहा है। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर इसका मतलब भैया आपकी किस्मत ख़राब है, और किस्मत आरएएस बनने में बहुत मायने रखती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, एक और आपको मिथ होता है कि कॉपी भरना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा मिथ है। अब आप देखो, आपको बताऊं मैं, 3 तरह के सवाल आते हैं, आपको पता है। एक 2 नंबर का सवाल आता है, एक 5 नंबर का और एक 10 नंबर का। 2 नंबर के लिए जो शब्द सीमा होती है वो होती है 15 शब्द। 5 नंबर के सवाल के लिए शब्द सीमा होती है 50 शब्द, और 10 नंबर के सवाल के लिए सीमा होती है 100 शब्द। मैं ये मानता हूँ एक लाइन में 10 शब्द तो आते होंगे, यानी कि ये कितना हो गया, 1.5 लाइन हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 लाइन हो गया, और ये कितनी लाइन हो गई, 10 लाइन हो गई। ये कितनी लाइन हो गई, 10 लाइन आपको भरनी है, क्योंकि ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपको इस सवाल का उत्तर आपको 15 शब्दों में देना है, 50 शब्दों में देना है, या 100 शब्दों में देना है। तो हमें क्या इस शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए या हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए? तो फिर यहाँ पे वही चीज़ आ गई, मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध का, कि केवल और केवल ऐसा है नहीं कि आपने 15 शब्द लिखे और आपकी बात ख़त्म ही नहीं हुई तो आप 16वां शब्द लिखोगे ही नहीं, वहीं के वहीं ख़त्म कर दोगे। ऐसा नहीं होता है। आपको पॉइंट्स, पहली बात तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, हमेशा हमेशा एग्ज़ाम में ध्यान रखो, पॉइंट वाइज लिखना है आपको। क्योंकि मैंने बहुत सारी, मतलब ये मान लो सैकड़ों कॉपियों को देखा है मैंने। मेरी खुद की 2013, 2016, 2018, 2021 4 कॉपियाँ तो मेरी खुद की हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्तों की कॉपियाँ मेरे पास में हैं, और बहुत सारी कॉपियाँ टेलीग्राम पे आपको सैकड़ों कॉपियाँ मिल जाएंगी। उनका एनालिसिस करने पे मुझे एक चीज़ जो समझ में आई, और जो एक सीक्रेट मुझे पता चला, वो ये पता चला कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। इसकी बजाय अगर आप पैराग्राफ बना करके लिखते हैं तो आपको नंबर कम मिलेंगे। ये तो एकदम, ये मान लो कि क्रिस्टल क्लियर बात है, और ऐसा हर कॉपी में मैंने देखा है। इसके फ़ायदा क्या होता है पॉइंट वाइज लिखने का? पहली बात तो आपको जगह कम लगती है, शब्द कम लगते हैं, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने एक और ऑब्ज़र्व की है कि जो आरपीएससी है ना, आरपीएससी में जितने ज़्यादा फैक्ट, यानी कि अगर फैक्ट ज़्यादा हैं आपके, तो आपके मार्क्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर आपके फैक्ट ज़्यादा हैं तो आपके मार्क्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये चीज़ें हैं। तो आपको फैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लिखने हैं, पॉइंट वाइज लिखना है। ये चीज़ें आपको दिमाग में परमानेंट बैठा लेनी चाहिए। आपका सवाल पूछा है 15 शब्द का, अभी आपको दिखाऊंगा, मैं कॉपियाँ दिखाऊंगा लोगों ने कैसे कैसे आंसर्स लिख रखे हैं। अगर आपको 15 शब्द का बोला है वहाँ पे उसने, और आप उसमें 60-70 शब्द लिख रहे हो तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं करना है ऐसा। आपको पूछा है 50 शब्द और आप लिख रहे हो 45 शब्द, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा भी नहीं करना। 50 शब्द पूछे, 60-70 शब्दों तक अपनी बात को ख़त्म कर दो, पॉइंट वाइज लिखो। 100 शब्दों का सवाल है। अब देखो, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या है आरपीएससी की, जो पॉजिटिव चीज़ है कि आपको वो फिक्स जगह देती है। अगर आपको 2 नंबर का सवाल पूछा है ना, मान लो एक क्वेश्चन है 2 अंक का है, यहाँ पर आपको सवाल लिख के दे देगा वो। ठीक है, जैसे लिख दिया यहाँ पर रावण हत्था, क्या आप क्या लिख दिया यहाँ पर, रावण हत्था, बस इतना ही लिख करके छोड़ दिया आपको। अब आपको दे दी उसने 1, 2 और आपको 3 लाइन दे दी। अब आपको इन 3 लाइन में क्या करना है, लिखना है इसका आंसर। तो आपको सीधा सा ऑप्शन है, यहाँ पर हेडिंग लगाओ आप पे, ये क्या है, ये एक तत्ववाद यंत्र। क्या है ये, तत्ववाद यंत्र है। मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ये कौन सी जाति के भोपे हैं जो इसको यूज़ करते हैं, फिर और इसके बारे में 1 पॉइंट यहाँ लिखा, 1 पॉइंट यहाँ लिखा, 1 पॉइंट यहाँ लिखा। इस तरीके से आप लिखोगे तो आप, उम्मीद है कि आपको 1 में 2 में से 1
या 2 में से 1.5 नंबर आपको मिल सकता है। और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी किस्मत हो तो 2 में से 2 नंबर भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। हर तरह के नंबर मिलते हैं, हर तरह की कॉपियाँ होती हैं। आपको मैं बहुत सारी कॉपियाँ दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी। तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में एक्चुअल में कैसे कॉपियाँ चेक होती है, ये मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ। आज की तारीख में यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो इतना विश्लेषण करके, आपको खाली एक बार दिखा देता हूँ मैं। आप ये देखो, आप देखना अभी, आप यहाँ से कॉपियाँ देखना शुरू करो। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक सवाल के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे कॉपियाँ चेक होती है, कैसे सवाल लिखे जाते हैं, कैसे क्या होता है, किसने क्या आंसर लिखा, किसको कैसा नंबर मिला, टॉपर ने कैसे लिखा था, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखो और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि लोगों के दिमाग में पिक्चर बने, क्लियर हो कि किस तरह से हमें आंसर लिखना चाहिए, किस तरह से आरपीएससी नंबर देती है। देखो, आदमी अगर खुद की गलतियों से सीखेगा ना तो ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो आप जीवन में बहुत चीज़ें सुधार सकते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह 4 5 6 बार फेल हो, एक बार मेंस में इंटरव्यू कॉल नहीं हो, या आप इंटरव्यू में फेल हो जाओ, उससे सीखो। उसके लिए तो फिर आपकी ज़िंदगी कम पड़ने वाली है। उससे अच्छा है कि जो दूसरे मेरे जैसे या और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना फेलियर हुआ उनके जीवन में, तो उनके जीवन में क्या गलतियां हुई वो आपको नहीं करनी है, उससे आपको बचना है। तो मैं वापस आता हूँ एक बार अपनी बात पे, हम जो बात कर रहे थे उसी बात पे आते हैं एक बार दोबारा से। तो हम इस मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया अपना, हमने कॉपी भरना ज़रूरी है या नहीं है इसके बारे में हमने बात की। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक ये भी मिथ होता है भाई, आए चाहे नहीं आए आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना ही आना है, तो ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने टॉप 100 में भी रैंक लेकर के आ गए और 20 से 30 नंबर के वो छोड़ के आए थे। ठीक है, उनको नहीं आ रहे थे तो उन्होंने छोड़ दिए, और उस जो टाइम था उसको यूटिलाइज किया, उन सवालों में जो उनको आते थे अच्छे से उसको उन्होंने और बेहतरीन बनाने की कोशिश की, और उसमें उन्होंने वो नंबर प्राप्त कर लिए जो वो छोड़ करके आए थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको उस सवाल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, छोटा सवाल है, 10 नंबर का सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ में, मैं जो दुग्गी की बात कर रहा हूँ, जो दुग्गी होती है ना 2 नंबर वाली, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है, कोई सवाल ऐसा पूछ ले जिसका आपने नाम ही नहीं सुना, किसी आदमी का नाम लिख दिया, जैसे लिख दिया दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, ऐसा लिख दिया। अब आपको पता ही नहीं है दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ कौन है, ये कोई खिलाड़ी है कि कोई पत्रकार है कि कोई नेता है कि कोई क्या है, आपको पता ही नहीं है। उस सवाल को आप छोड़ दो, प्रॉपरली उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बहुत सारा आपके पास इसको बचा हुआ रहता है, क्योंकि आप उसमें लिखोगे फालतू की चीज़ें लिखोगे तो पहली बात तो आपका जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार ये क्या बकवास लिख रहा है। वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपके अगले सवाल पे जो वो चेक करे तो उसके ऊपर भी वो असर डालेगी, यार इसने पिछले सवाल में इतना उल्टी सीधी बातें लिखी है, तो एक नेगेटिव आपकी इमेज बन जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं करना 2 नंबर के सवाल में। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना, 10 नंबर का सवाल बिल्कुल मत छोड़ो, सोच समझ करके आराम से। आपको अगर मान लो नहीं भी आ रहा है ना, सोचो, कुछ तो पढ़ा होगा उसके आपने उसके बारे में, उसके बाद में सोचो कि इसको मैं किस तरह से मल्टी डायमेंशनल बना सकता हूँ, अलग अलग चीज़ें बना सकता हूँ और लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे, बातें करेंगे। फिर अब ब्लफ बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल जो आता है वही करना है। अब आप ये सोच लो कि ब्लफ नहीं करूँगा बिल्कुल भी, केवल और केवल वही लिखूंगा जो मुझे पक्का आता है, अच्छे से आता है, तो ऐसा भी नहीं करना है। देखो फिर यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों पॉइंट्स में भी क्या आ गया, आपको क्या करना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। यानी कि आपको अगर आरएएस बनना है ना दोस्तों, तो आपको गौतम बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाना ही पड़ेगा। ना तो आपको बिल्कुल ही ब्लफ करना है, ना आपको बिल्कुल ही छोड़ करके आना है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपको नुकसान होने वाला है। ब्लफ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप अगर 2024 का पेपर देखोगे मेंस का, अगर आपने ये सोच लिया होता लास्ट वाला पॉइंट कि मैं बिल्कुल भी ब्लफ नहीं करूंगा और जो आता है वही लिखूंगा, तो हो सकता है 70% पेपर आपको छोड़ के आना पड़ता, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा अलग लेवल का आया था। तो ऐसा नहीं करना है, पेपर को हैंडल करना भी सीखना है आपको। और हैंडल करना कब सीख सकते हैं आप, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे और उस आंसर्स को चेक करवाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मिथ थे। अब बात कर लेते हैं कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, उसके बारे में एक बार बात करते हैं कि आखिर फिर अगर मिथ इतने सारे मार्केट में हैं तो एक्चुअल में सच्चाई क्या है। पहला पॉइंट देखो सच्चाई का क्या है दोस्तों, कि कॉपियां निर्वात में चेक नहीं होती। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लो।
आपसे पहले बहुत सारे धुरंधरों की कॉपी आ चुकी, आपके बाद भी बहुत सारे धुरंधरों की कॉपी आएंगी। अब ये आपकी किस्मत है कि मान लो आपकी कॉपी आने से पहले 3 ऐसी कॉपी आई जो बिल्कुल घटिया उन्होंने लिखा था, और अब आ गई आपकी कॉपी, तो हो सकता है आपको कुछ अच्छे नंबर मिल जाएं। लेकिन वहीं स्थिति ये भी बन सकती है कि बड़े बड़े धुरंधर थे जिन्होंने बहुत ही शानदार आंसर लिखा था और उनके बीच में आपकी कॉपी फंस गई, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाए। ये है आपकी प्रॉपर पूरी किस्मत, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है, चेक करने वाला भी इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं, उसका मूड कब कैसा है, कब माँ सरस्वती की कृपा आप पे हो, उसका मूड अच्छा हो, तो हो सकता है 10 नंबर के सवाल में आपको जहाँ 4 देने वाला था वो आपको कितने नंबर दे दे, 6 नंबर आपको दे दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी किस्मत। लेकिन फिर भी आप समझो कि कॉपियाँ भैया निर्वात में चेक नहीं होती है, पक्का उसको पता होता है, आंसर बार बार पढ़ते उसके दिमाग में सेट हो जाता है, एक बार देखते ही वो अंदाजा लगा लेगा कितने नंबर का इसने लिखा है, कितने नंबर दूं इसको, ठीक है। सेकंड, आपको वह लिखना है जो कि पूछा गया है, वह नहीं लिखना है जो आपको आता है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जनरली क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सवाल आया कि राजस्थान में एकीकरण के पश्चात जो राजस्थान का जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से बदली। अब आपने तो आगे पढ़ा ही नहीं, आपने तो राजस्थान का एकीकरण पढ़ा और आप क्या कर गए, टूट के पड़ गए उस सवाल पे। क्यों? क्योंकि आप तो रट के गए हो कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है, 18 मार्च से शुरू हुआ है और 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ है, गोडगिल चाचा पटेल, सब कुछ रट के गए और सब कुछ आपने लिख दिया। लेकिन उसने तो पूछा ही नहीं था कि राजस्थान के एकीकरण के बारे में बताओ। उसने सवाल आपसे अलग ही पूछा था। क्या पूछा था कि राजस्थान के एकीकरण के पश्चात जो है राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से बदली, सवाल तो ये था। तो आप तो बोलोगे यार मैं तो बहुत शानदार लिख करके आया हूँ, बहुत सारे फैक्ट लिख करके आया हूँ, और फिर आपको नंबर कितना मिलेगा, 10 में से आधा। कितना मिलेगा? 10 में से आधा, या क्या ज़्यादा ही ठीक ठाक हो तो 10 में से 1। क्यों? क्योंकि आपने जो पूछा है वो तो बताया ही नहीं। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो लिखना है जो पूछा गया है, वो नहीं लिखना है जो आपको आता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। ये आपकी एक तरीके से एक मैं गाइडेंस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत लंबे एक्सपीरियंस से जो गलतियाँ मैंने की हैं, मैं अपनी कॉपियों को जब देखता हूँ मुझे दुख होता है कि मैंने सवाल अच्छे से नहीं पढ़ा। सबसे बड़ी मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक एक आरएस एस्पिरेंट करता है मेंस के एग्ज़ाम में, वो ये है कि वो सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ता। और दूसरी गलती, वो रुकता नहीं है, सवाल पढ़ने के साथ ही लिखना शुरू कर देता है। आप रुको, 10 से 15 सेकंड अपने दिमाग में उस सवाल की फ्रेमिंग बनाओ कि इस सवाल को मैं किस तरह से लिखूंगा, किस तरह से मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा, किस तरह से मेन बॉडी लिखूंगा, किस तरह से कंक्लूजन लिखूंगा। आपको रुक करके सोचना है। 10 सेकंड में कुछ नहीं होने वाला। 10-10 सेकंड में अगर आप मान लो करोगे तो हो सकता है 5 मिनट आपको ज़्यादा लगे, लेकिन वो जो 10 सेकंड हैं वो आपके सवाल को बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं, बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाओ। तीसरी बात है, आपकी किस्मत बहुत मायने रखती है। ये बिल्कुल 100% इस चीज़ को मैं सत्य मानता हूँ, 100% सत्य बात है। अगर आप नहीं मानो, कोई भी आदमी से पूछ लेना जो आरएएस बन गए नहीं बने, प्रोसेस में हैं, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि आरएएस बनने में किस्मत आपकी बहुत महत्व रखती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, हो सकता है आपकी कॉपी ऐसे उनके पास चले जाए कि वो थोड़े से लिबरल हो चेक करने में। जब आपका इंटरव्यू हो तो हो सकता है आपका इंटरव्यू किसी ऐसे मेंबर के पास चला जाए जिनको आपकी बातें या आपकी विचारधारा पसंद आ जाए। हो सकता है आपको वो 100 में से 60-70 नंबर दे दे, 60 नंबर दे दे। और हो सकता है विचारधारा पसंद नहीं आए तो 100 में से आपको 40 नंबर दे दे। और ऐसा बहुत बार हुआ है, ये रेंज होती है जनरली 40 से 60, 70, 80, 85 तक भी नंबर मिलते हैं। उनके बारे में बात नहीं करेंगे, 85 नंबर कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला। मैं तो इसकी बात करता हूँ कि किसी को 40 दे देते हैं, किसी को 41। आपको पता है जो टॉपर है आरएस 2023 के, उनके नंबर भी 40 और 45 के बीच में ही है इंटरव्यू में। जिसकी रैंक 1 है उसके इंटरव्यू में 40 से 45 के बीच में नंबर थे। ठीक है, विक्रांत जी जो हैं हमारे, उनके तो क्या फ़र्क पड़ा, 40 और 60, 20 ही नंबर का तो अंतर है। 20 नंबर के अंतर में या तो हो सकता है आप एसडीएम बन रहे थे, अब हो सकता है आप तहसीलदार भी ना बने। 20 नंबर इतने मायने रखते हैं। तो ये चीज़ मान लो, किस्मत बहुत बड़ी होती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ ईश्वर को भी अपने दिमाग में रखो। जिस भी देवता को, भगवान को, इस अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी वो आप मानते हो, उसको हमेशा मानो।
और अपने मन में उनको बैठा करके रखो और उनको बोलो कि मेरा आप पे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ न्याय करोगे अगर मैं मेरी मेहनत करता हूँ तो। ठीक है दोस्तों, आगे। आपके उत्तर से ज़्यादा महत्व आपके प्रेजेंटेशन का है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कैसे? मान लो आप अपने आप को रख करके देखो उस बंदे की जगह जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। पहले तो आप उसकी उम्र सोचो कितनी होगी। जो आपकी कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं, एवरेज 50 से और 60 के बीच में उनकी एज होती है। जनरली वो सीनियर प्रोफेसर्स को बुलाते हैं। दूसरी चीज़ OSM होता है, आपको पता है। RPSC में जो RS की कॉपी चेक होती है उसको बोलते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग। OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। एक 50-55 साल का आदमी जो बिल्कुल भी कंप्यूटर उसने जीवन में कभी देखा नहीं, लेकिन अब उसकी मजबूरी हो गई कंप्यूटर चलाना, वो आदमी को आपको कंप्यूटर में कॉपी चेक करनी है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही आपको नंबर देने हैं। तो पहली बात तो वो उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं है, इस चीज़ को समझो। दूसरी चीज़, वो एक दिन में 100 200 कॉपियाँ चेक करेंगे, वही चीज़ बार बार सामने आ रही है ना, तो आदमी क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। और फिर वो क्या करेगा, हाँ ठीक है 5 नंबर का सवाल है, 2 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर, यही चलता रहेगा। और आप कभी भी कॉपियाँ उठा के देखो, आपको ये चीज़ें, आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा कि एक सवाल में अगर 5 में से 2 दिए जा रहे हैं ना, तो आप देखो कि ज़्यादातर बच्चों के 5 में से 2 सवा 2 2 सवा 2 यही चल रहे हैं। लेकिन उसी क्रम में अगर आपका प्रेजेंटेशन शानदार है, आपने ब्लॉक्स बना करके और उस सवाल को लिखा है, तो टीचर वहाँ पे रुकेगा, वो देखेगा यार ये कॉपी इस बार बढ़िया सामने आई। अगर वो रुक गया तो आप मान के चलो कि आपके नंबर बढ़ गए, वहाँ पे आपका मान लो आधा नंबर बढ़ गया। आधा नंबर अगर बढ़े तो आप 50 नंबर ज़्यादा ला सकते हो जितने आप लाने वाले हो उससे। और 50 नंबर का मतलब ये है RAS के एग्ज़ाम में कि या तो आपका नाम कहीं है ही नहीं सिलेक्शन में, या आप SDM बन गए। 50 नंबर इतने मायने रखता है। तो आधा नंबर भी अगर आप बढ़ाते हैं इस तरह से, किस तरह से, प्रेजेंटेशन से, तो आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन का हमेशा ध्यान रखना है। कैसे होगा प्रेजेंटेशन? आप बोलो अरे यार ठीक है आपने बता दिया ना सर प्रेजेंटेशन ना, आप देखना मैं कर दूंगा एग्ज़ाम में, तो कभी नहीं कर पाओगे इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए बार बार टेस्ट सीरीज लिखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन में टाइम लगता है और ये होता है रिस्क लेने वाला काम। पता चला कि आपने प्रेजेंटेशन के चक्कर में और आपने क्या किया, पेपर ही छोड़ दिया, तो वो तो एक तरीके से क्या हो गया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो प्रेजेंटेशन भी आपको करना है और उतने टाइम में करना है, ठीक है। तो इसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ है, सच्चाई जो है कि हम लोग क्या है, बड़े सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं, जबकि जो सिलेक्शन है वो हमें छोटे सब्जेक्ट दिलाते हैं। इसमें भी कोई संशय नहीं है कि जो छोटे जो सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट पेपर में 3 छोटे सब्जेक्ट हैं, थर्ड पेपर में भी 3 छोटे सब्जेक्ट हैं, यानी ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये कितने कितने नंबर के आते हैं, ये आते हैं आपके 20-20 नंबर के। 20 सीखे 120 नंबर है ना, ये बहुत महत्व रखते हैं। इन 120 नंबर जो छोटे वाले 6 सब्जेक्ट के जो 120 नंबर हैं, मैं कह रहा हूँ अगर कोई 50 नंबर भी लाया होगा ना, तो वो बंदा टॉप 10 में रैंक हो गया। आप चेक कर लेना, कभी भी जोड़ के नंबर देख लेना, किसी भी बंदे के अगर 50 भी नंबर है 120 में से, पिछले 2-3 एग्जाम उठा के देख लेना, तो वो बंदा टॉप 10 में, टॉप 20 में उसकी रैंक आपको देखने को मिलेगी। इतना महत्व रखते हैं ये छोटे वाले सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए छोटे सब्जेक्ट को कभी भी हल्के में नहीं लेना। बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, आप उनको, मैं तो सीधा कहता हूँ आप उनको रट सकते हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आई चीज़ें, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें हैं ना, वहाँ समझने का स्कोप कम है, रटने का स्कोप ज़्यादा है। देखो सीधी सी बात है, तो आप वहाँ चीज़ें रट सकते हो। कई आदमी होते हैं जैसे मेरे जैसा, अगर आप मेरे से रटा नहीं जाता, तो भैया रटना पड़ेगा। अगर RAS बनना है ना, तो इन चीज़ों को तो रटना पड़ेगा जो छोटे सब्जेक्ट है। हाँ, आप अपना जो टैलेंट है वो इन बड़े सब्जेक्ट में दिखा सकते हो। हिस्ट्री के सवाल जैसे आजकल RPSC पूछ रही है, पॉलिटी के सवाल जैसे आजकल RPSC पूछ रहे हैं, वहाँ आपको खूब स्कोप है टैलेंट दिखाने का। लेकिन लेखांकन अंक में ज़्यादा आपको स्कोप नहीं है ना। समाज शास्त्र का, सोशलॉजी में थोड़ा बहुत स्कोप है, लेकिन लिमिटेड है। मैनेजमेंट में कोई स्कोप नहीं है, जो चीज़ है तो है, ठीक है। आपको एंजल निवेशक पूछा तो एंजल निवेशक के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। वहाँ आप अपना ज्ञान नहीं उधेड़ सकते कि यहाँ ये है वो ऐसा है, नहीं। वहाँ तो टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी। अगर आपने अच्छा लिखा है तो अच्छे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बात को समझे। एक चीज़ आपने समझी है कि आपने हो सकता है बहुत शानदार आंसर लिखा हो, लेकिन वही वाली बात कि आपकी कॉपी धुरंधरों के बीच में फंस गई, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको कम नंबर मिले। और वहीं आप अंधों में काने राजा हो गए। आप
जैसे 10 खराब कॉपियों के बीच में आपकी कॉपी आगे तो हो सकता है आपको अच्छे नंबर मिल जाए। तो ये चीज़ है किस्मत। एक लास्ट लाइन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ी छुप गई है बोर्ड के नीचे, बता दूँ क्या लिखा हुआ है कि दोस्तों आपकी किस्मत, आप देखो आपके जो नंबर हैं और जो आपकी रैंक है, आपके जितने नंबर आएंगे आरएएस मेंस में या फाइनल सिलेक्शन में, और आपकी जो रैंक आएगी, जो सर्विस मिलेगी, ये कतई आपकी काबिलियत को निर्धारित नहीं करती है। ठीक है, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं, देखो सिलेक्शन तो उतने लोगों का होना है जितने का होना है। अब 1100 पोस्ट है इस बार, तो 1100 बच्चे सिलेक्ट होंगे, बाकी बच्चों का तो नहीं होगा ना सिलेक्शन। तो इसका मतलब ये है क्या कि उन 1100 के अलावा बाकी सभी लोग मूर्ख थे या उनको कुछ नहीं आता था, केवल ये 1100 थे। भाई 1101 रैंक वाला जो बंदा है उसको आप हल्के में ले रहे हो क्या? जो 1100वीं रैंक तक तो सब धुरंधर है, और जैसे 1101वीं रैंक आई वो फिर मतलब बेकार हो गया। ऐसा नहीं होता है। ना तो आपके नंबर ना आपकी रैंक आपकी काबिलियत निर्धारित करती है। ईश्वर ने हो सकता है आपके लिए उससे भी अच्छी चीज़ें सोच के रखी हो, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो निराश कभी भी नहीं होना है जीवन में। ठीक है, और हर बार क्या करना है, और ज़्यादा मेहनत करके प्रयास करना है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ आंसर सब आपको दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं हमारी असली चीज़ की तरफ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो पहली बार आरएएस का एग्जाम दें उनको तो पता ही नहीं होगा कैसी कॉपी आती है, कैसे आंसर लिखते हैं। तो आओ बच्चों, अब आपको दिखाता हूँ मैं कि कॉपियों में कैसे आंसर लिखते हैं लोग और कैसी कॉपियाँ होती है। देखो ये हिंदी के पेपर की मैं कॉपी लाया हूँ। ठीक है, ये हमारे एक टॉपर हैं, टॉप 15 में इनकी रैंक है। जैसे एक आपको सवाल पूछा, देवी प्लस अवतरण, देवी अवतरण इन्होंने लिख दिया, सही है। क्षीरोदन इन्होंने लिख दिया, निष्णात लिख दिया, दिग्गज लिख दिया, चारों इनके क्या है, सही है। तो इनको सीधे क्या मिल गए, 2 नंबर मिल गए। आप देख सकते हो यहाँ पे इनको क्या है, सीधे 2 नंबर मिल गए। अब चक्कर क्या होता है, हर जगह सीखने की आपको गुंजाइश है अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो। या फिर अगर आप ये सोचेंगे अरे यार ये ऐसे बकवास कर रहा है, इसको कुछ नहीं पता, ये धुरंधर होता तो इसका खुद का ही सिलेक्शन हो गया होता अब तक। अगर आप ये मानसिकता रखते हैं तो आप जा सकते हैं इस वीडियो को छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि गलतियों से हम सीखें, क्या क्या गलतियाँ होती हैं मैं बताता हूँ आपको। सेम इसी सवाल, आपको एक शिकायत, जो भी लोग 3-4 बार एग्जाम दे चुके हैं, 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, उनको एक चीज़ आप कॉमनली पूछना कि सबसे लेंदी पेपर कौन सा होता है, वो बोलेंगे पेपर 4। क्या बोलेंगे वो, पेपर 4 सबसे लेंदी होता है। और क्या बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा आपके सवाल कौन से पेपर में छूटते हैं, तो बोलेंगे पेपर 4। ऐसा क्यों? गलतियां करते हैं लोग। क्या गलती करते हैं, मैंने बहुत सारी कॉपियों में देखा, सवाल क्या पूछा उन्होंने, देवी प्लस अवतरण। अब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देवी प्लस अवतरण, ऐसे लिखेंगे वो, और फिर उसके आगे क्या लिखेंगे वो, देव्य अवतरण। क्या लिखेंगे, देव्य अवतरण। अरे यार भैया ये चीज़ें तो ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे, ये चीज़ तो लिखी हुई है यहाँ पे, तो आप दोबारा क्यों लिख रहे हो? दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। जो चीज़ें पूछिए, एक सवाल आता है कि निम्न शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो, मान लो ऐसा लिखा हुआ आता है, तब तो आपके बिल्कुल सही है। तब आप क्या करोगे, मूल शब्द यहाँ पर लिखोगे और प्रत्यय यहाँ पर लिखोगे। जब आपको सवाल में सीधा पूछ रहा है कि निम्न शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए, कि कौन से में अक प्रत्यय है, कौन से में इक प्रत्यय है, तो आपको सीधा अक लिख दिया, इक लिख दिया, जो चीज़ें वो पूछिए वो लिख दी। ये चीज़ें ऐसा नहीं है, मूल शब्द मत निकालो, नहीं बोला है तो मत निकालो, क्योंकि आप क्या है, मूल शब्द कभी गलत निकाल दोगे तो जो चीज़ पूछी नहीं थी उसकी वजह से आपको 0 नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इस तरह से होती है कुछ कॉपियाँ। और दिखाता हूँ, ये देखो, ये आप एक सवाल आया था, पहला ही सवाल आया था। ठीक है, हिस्ट्री में पहला सवाल क्या आया था, भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 शाखाओं के नाम लिखने हैं। अब आपको क्या करना था, 4 शाखाओं के नाम लिखने थे। 2 नंबर का सवाल था। इन्होंने लिख दिया योग दर्शन, पतंजलि ब्रैकेट में लिख दिया, वैशेषिक दर्शन बादरायण लिख दिया, सांख्य दर्शन कपिल मुनि लिख दिया, वेदांत दर्शन शंकराचार्य लिख दिया। 2 में से 2 नंबर ले गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही आपको करना था। ये तरीका होता है लिखने का। मैंने क्या बोला, पॉइंट बना करके लिखो। एक और सवाल देखते हैं, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य और इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था। अब देखो सवाल में 2 चीज़ें पूछी हैं, इन्होंने क्या किया, एक तो ये चीज़ पूछी थी, इन्होंने यहाँ पे हेडिंग बना दी उद्देश्य, और एक क्या पूछा था, वित्त पोषित करने वाली संस्था, तो इन्होंने यहाँ पे हेडिंग बना दी वित्त पोषण। विश्व बैंक द्वारा लिख दिया, सही है। एक और एडिशनल चीज़ लिख दी, 17 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। ये जो एडिशनल चीज़ें है ना, ये नंबर दिलाती हैं आपको। वित्त पोषण कौन कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है। उद्देश्य क्या है, एक चीज़ और कर सकते थे, यहाँ पर हेडिंग लगा देते 1 2 3,
और थोड़ा इफेक्टिव हो जाता यार, इसने 3 पॉइंट लिखे हैं। कृषि उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, ठीक है, और व्यय को कम करना। इस तरह से अगर आप लिखते तो आपको कितने नंबर मिल जाते भाई? 2 नंबर मिल जाते। और कुछ कॉपियाँ, ये देखो एक सवाल आया, औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकी क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों को और लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया। विवेचना कीजिए। अब देखो इस सवाल को लिखने का तरीका क्या था, ये आप देख सकते हो। औद्योगिक क्रांति ने नए वर्ग, नए समाज, नई जाति, नए उद्योगों को जन्म दिया। ये कौन बोल रहा है? श्रीमती नोवेल, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे श्री पोवेल लिखते, श्री पोवेल लिखते, हालांकि रिस्क है, हो सकता है अगला जो बैठा हो धुरंधर हो, उसको पता हो कि ये नोवेल ये पोवेल नहीं है, लेकिन इसके चांस 0.01% हैं। तो आप ऐसा रिस्क यहाँ पर उठा सकते हो। नाम श्री नोवेल नहीं याद आ रहा तो श्री पोवेल या जो भी है, ठीक है, एम स्मिथ लिख दिया, मान लो एम स्मिथ लिख दिया, किसी भी अंग्रेज़ का नाम लिख दिया। ये चीज़ें काम कर जाती हैं कभी कभार। अब देखो सवाल को उसने कितने शानदार तरीके से तोड़ा। यहाँ पर उसने बताया सामाजिक क्रांति के रूप में और आर्थिक क्रांति के रूप में किस तरह से उन्होंने ढंग को, मतलब समाज को बदल दिया। देखो समाज में 2 नए वर्गों का उदय हो गया, मनोरंजन के साधनों का विकास हुआ, जीवन स्तर में सुधार, में पॉइंट बना करके लिखे, इधर भी पॉइंट बना करके लिखे, और लगभग 10-11 पॉइंट इन्होंने लिख दिए। तो क्या हुआ, इनको नंबर क्या मिल गए? 3 नंबर मिल गए। अब आप बोलोगे अरे सर कौन से मिल गए? 5 में से 3 ही तो नंबर मिले हैं, कौन से ज़्यादा नंबर मिल गए इनको? तो ये थोड़ी कोई आपका बेस्ट आंसर हो सकता है। तो भैया 5 में से 3 नंबर का मतलब कितने परसेंट हो गए बताओ? 5 में से 3 नंबर का मतलब हो गए 60%। कितने नंबर हो गए? 60%। 60% का मतलब हो गया कि अगर आपका 800 नंबर का पेपर है तो उसके 60% मतलब कितने नंबर हो गए? 480 नंबर। 480 नंबर देखने को मिलना लगभग नामुमकिन है RAS मेंस के एग्ज़ाम में तो। और आगे आगे तो जैसा टाइम आ रहा है, अभी भी रिजल्ट आने वाला है, अभी पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 350 नंबर जिसके आगे, 350 ही बोल रहा हूँ मैं, ये भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मुझे पता है। 350 नंबर वाला टॉप 10 में होगा इस बार। अभी बोल रहा हूँ मैं आपको, इस बार जो रिजल्ट आने वाला है, जिस बच्चे के 350 नंबर होंगे वो टॉप 10 में होगा। आप देख लेना, रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा आपको। तो 3 नंबर बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं, ठीक है, ख़राब नंबर नहीं है 3 नंबर। तो ये बात हो गई। और कुछ आंसर्स देख लो। देखो फिर गौतम बुद्ध आ गए, मैंने इनके बारे में कहा गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग हमेशा अपनाना चाहिए। बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों? देखो इन्होंने क्या लिखा, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया जो कि वर्तमान में कई घरेलू, विदेशी, व्यक्तिगत, प्रशासनिक मामलों में प्रासंगिक है। अब देखो यहाँ तक तो इन्होंने लिखा था ठीक, और आगे देखो उन्होंने क्या लिख दिया, एक बार पढ़ो आ जाओ। भारत अहिंसा के मूल्यों पर चलने वाला देश है, लेकिन पाकिस्तान जैसे आक्रामक देश को समझाने के लिए मध्यम मार्ग अपनाना पड़ता है। ये कोई प्रासंगिक बात लिख रहे हैं क्या? ये कोई इस बात का कोई सेंस बन रहा है क्या इस सवाल में? पाकिस्तान को आपको ज़बरदस्ती घुसाने की ज़रूरत थी क्या इस सवाल में? नहीं थी। इसलिए इनको नंबर कितने मिले? 0.5। 2 में से कितने मिले? 0.5। अगर ये यहाँ ये बात नहीं लिखते, हो सकता है इनको 0.75 या 1 नंबर भी मिल गया होता। तो इन सब चीज़ों का फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, बचना है फालतू चीज़ों से, ठीक है। और देख लो आप, देखो इन्होंने, अब इसी सवाल को मैं आपको दिखा रहा हूँ किस किस तरीके से लिखा है लोगों ने। बुद्ध की शिक्षा, इन्होंने क्या लिखा? अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग यहाँ पर बना दिया, इनको 6 याद आए, 6 लिख दिए इन्होंने। फिर यह मानव को नैतिक मार्ग की ओर उन्मुख करता है, सदाचरण का पालन, जीवन को संतुलित बनाता है। अच्छा लिखा इन्होंने। कितने नंबर मिले इनको? 2 में से 1.75, बहुत ही शानदार नंबर माने जाएंगे, ठीक है। अभी भी सवाल क्या पूछा था, कौन सी शिक्षा सर्वाधिक प्रासंगिक है? इसका जवाब दिया कि इन्होंने कहीं नहीं दिया। और क्यों प्रासंगिक है इसका जवाब दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन फिर भी नंबर कितने मिल गए? 2 में से 1.75। इसको क्या बोलते हैं? किस्मत। इसको क्या बोलते हैं? किस्मत। और देखते हैं कुछ उदाहरण। बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों? सवाल ये था। बुद्ध की मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा प्रासंगिक है क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में
ऐसी अनेकों परिस्थितियां आती है जिसमें वह नैतिक दुविधा में आ जाता है और इस प्रकार मध्यम मार्ग को अपनाकर नैतिक दुविधा का क्या करता है, समाधान करना चाहिए। ठीक ठाक लिखा था, कोशिश की कि ये सवाल के जो पूछा गया है उसको टच करने की कोशिश की, तो भी इनको कितने नंबर मिल गए, 1.25 नंबर मिल गए। और बताता हूँ, अब देखो ये सवाल कितने नंबर का था, 2 नंबर का था। शब्द सीमा कितनी थी, 15 शब्द। शब्द सीमा कितनी थी, 15 शब्द। इस आंसर को पढ़ने से पहले एक बार शब्द गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 31 32 33 34 35 36 50, यानी लगभग इसमें 50 से क्या 60 से भी ज़्यादा शब्द हैं। इसके अंदर कितने शब्द हैं, 60 से भी ज़्यादा। और शब्द सीमा कितनी थी, 15 शब्द। तो इन्होंने क्या सही किया, क्या सही किया इन्होंने, नहीं, इन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया। अगर आप ऐसा करोगे निश्चित रूप से आपका पेपर छूटेगा, आप कितने फास्ट लिख लो। ये 2 नंबर में इस तरह से लिखने का कोई मतलब नहीं था, ना इन्होंने कोई तरीके से लिखा, ना इन्होंने कुछ समझाया, और ना इसमें एग्जामिनर को चेक करते टाइम अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादा। और कोई भी भैया अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएगा, और अगर वो लगाएगा तो फिर आपको उसको नुकसान भुगतना पड़ेगा और आपको नंबर कम मिलेंगे। तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ तक बात हुई। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग आगे की बात अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। हम यहाँ तक आगे, ये लास्ट स्लाइड की बात करता हूँ, फिर हम आगे की बात कल करेंगे। अब देखो एक सवाल क्या पूछा गया, भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित बंधुता को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने क्या हेडिंग लगाई, बंधुता, यहाँ पे हेडिंग लगाई। क्या लिखा, संविधान में बंधुता शब्द का तात्पर्य मानव की गरिमा। एक तो देखो अशुद्धियाँ ये भी मत करो, आपको पता है गरिमा कैसे लिखते हैं। अगर आपको गरिमा शब्द नहीं पता हुआ तो आप मतलब थोड़ी अच्छी बात नहीं है ये। इतनी तो शुद्ध हिंदी आपको लिखनी चाहिए कि गरिमा कैसे लिखते हैं। वह राष्ट्र की एकता को बढ़ाने वाली भावना है। बंधुता क्या है, मानव की गरिमा और राष्ट्र की एकता को बढ़ाने वाली भावना है, जिसमें क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद जैसे नकारात्मक भावनाओं पर अंकुश लगे। बंधुता हेतु संविधान में एकल नागरिकता, मानव अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व कर्तव्यों में प्रावधान किया गया है। ठीक ठाक लिखा, पॉइंट बना करके नहीं लिखे इन्होंने। अगर ये इसी चीज़ को पॉइंट बना करके लिखते, इनको शब्द कम लिखने पड़ते और इनका आंसर ज़्यादा प्रभावशाली होता। हो सकता है ये यहाँ पर 1.25 नंबर या 1.5 नंबर ले जाते। तो आधा नंबर ऐसे ऐसे अगर आप बढ़ाते हैं तो आप बहुत लोगों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ। एक और आंसर पढ़ते हैं। भारत के संविधान, वही सेम सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का तात्पर्य ऐसे अपनत्व एवं प्रेम की भावना से है जो कि, अब देखो इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, वही चीज़ें लिखी है पॉइंट बनाकर। पॉइंट 1 व्यक्ति विशेष की गरिमा, पॉइंट नंबर 2 देश की एकता अखंडता। देख लो आप, राष्ट्र की एकता, मानव की गरिमा, वही चीज़ें लिखी हैं। खाली क्या किया इन्होंने, पॉइंट बना करके लिख दिया, ठीक है। और एक एडिशनल चीज़ें लिख दी कि इसको कहाँ से लिया गया है, इसको फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। नंबर कितने हो गए भैया, नंबर हो गए 1.75। कितने नंबर बढ़ गए, 0.75 नंबर बढ़ गए। कहने का मतलब क्या है, स्मार्ट तरीके से आंसर लिखने हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है अगर आपको आरएस बनना है तो। वरना तो आपको पता है लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं और लाखों लोग ही फेल भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा लिखते हैं और उनका आंसर क्या होता है, पसंद आ जाता है और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे, आपको दिखाऊंगा 0 नंबर क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, क्या गलतियां करता है आदमी तब 0 नंबर मिल जाता है। और हम लोग क्या करेंगे कल, यानी अगली वीडियो में हम लोग ये बात एक, जैसे अब मैं क्या करने वाला हूँ आपको आगे की पूरी रणनीति बताता हूँ। अब लोग हम क्या करेंगे, पेपर 1 को उठाएंगे पहले। पेपर 1 में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हिस्ट्री को उठाएंगे। हिस्ट्री के हम लोग जैसे 2-2 नंबर के कुछ सवाल लेंगे और 4 कॉपियों में से उनको कंपेयर करेंगे। जैसे 2 नंबर का सवाल लिया मैंने, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, और अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि भैया इसको 2 में से आधा नंबर क्यों मिला, इसको 1.5 नंबर क्यों मिला, इसको आधा मिला, इसको 1 नंबर मिला, इसको 1.5 नंबर मिला, इसको मान लो 2 नंबर मिले। हम ये विश्लेषण करने वाले हैं कि किसी को आधा मिला तो क्यों मिला, 1 मिला तो क्यों मिला। तो एक एक चीज़ के बारे में, बारीक से बारीक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।
आशा करता हूँ कि ये जो नई पहल मैंने आज से शुरू की है ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो बातें मैंने आज की उनसे आप वास्ता रखते हैं नहीं रखते हैं, जो मैंने कहा वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे आपके लिए बहुत जल्द। और आप जुड़े रहिए हमारे जो टीचिंग प्लेटफॉर्म है हमारा गुरुजी 4.0 इससे, और हम लोग जल्दी ही आपके लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।